Good morning, students. Jai Sri Swaminarayan. Welcome back to our online classes for the economics. In last lecture of economics, we have completed the chapter number 5, that is the money. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में जो है हमने वो चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया. इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द फंक्शंस ऑफ मनी एंड विद दैट वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 5 फॉर दिस पर्पस. ठीक है, फॉर नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट और वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6, दैट इज द बैंकिंग. दैट इज द बैंकिंग. ये एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 हैज एन वेटेज ऑफ 6 मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन. ठीक है, ये आपका दोनों का दो चैप्टर का मिला के वेटेज जो है कितना है, 6 मार्क्स का है. तो इन प्रीवियस चैप्टर देयर वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी. ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में जो था वो बार्टर सिस्टम्स और फंक्शंस ऑफ मनी. ठीक है, वो दो टॉपिक जो थे इंपॉर्टेंट थे. इन दिस चैप्टर्स वी आर गोइंग टू स्टडी वेरी फ्यू अबाउट द कॉमर्शियल बैंक, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक विच वी हैव ऑलरेडी डिड इनटू द क्लास 11th, एंड extra we are going to study in this chapter is the credit creations by the commercial bank. ठीक है, क्रेडिट क्रिएशंस और मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस. ठीक है, वो हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. उसके बाद इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो है सेंट्रल बैंक एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. ठीक है, वो भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसमें एक टॉपिक नया है, दैट इज द कंट्रोल ऑन द सप्लाई ऑफ मनी. ठीक है, वो जो है एक नया टॉपिक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, तो हम वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग. तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जनरल मीनिंग क्या होता है बैंकिंग का. तो बैंकिंग अगर हम कहें तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच रिसीव्स द डिपॉजिट्स और डिपॉजिट एंड गिव अस द लोन. ठीक है, अगर सिंपल डेफिनेशंस में आपको बात करूं तो बैंक क्या है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन विच रिसीव आवर डिपॉजिट, जो हमारी डिपॉजिट रिसीव करती है, और विच गिव अस अ लोन. ठीक है, जो हमें लोन देती है और हमारी डिपॉजिट रिसीव करती है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हम क्या कहेंगे जनरली, वो क्या है, बैंक है. ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो एनी इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक. ठीक है, कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करे पब्लिक के पास से एंड एडवांसेस लोन इज बैंक. ठीक है, जो लोन प्रोवाइड करे और एक्सेप्ट करे डिपॉजिट, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हम क्या कहेंगे, बैंक. ठीक है, तो इस हिसाब से दो एसेंशियल फीचर्स हैं किसी भी बैंक के. ठीक है, 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ बैंक. तो वो क्या है, सबसे पहला एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, जैसे हमने कहा कि भाई द बैंक मस्ट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक. दूसरा है क्या है फीचर्स, लैंडिंग ऑफ फंड्स, मतलब बैंक शुड प्रोवाइड अ फंड. ठीक है, बैंक जो है उन्हें लोन देनी चाहिए. तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ एनी इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड ओनली दीज फंक्शंस विल नॉट कंसिडर एज बैंक, और एनी इंस्टीट्यूशन विच आर गिविंग यू these functions will not consider as a bank. फॉर एग्जाम्पल सपोज LIC जो है वो आपको लोन प्रोवाइड करवाती है. ठीक है, LIC जो है वो लोन प्रोवाइड करवाती है. इसके साथ साथ सुंदरम फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, वो सारे आपको क्या देते हैं, लोन देते हैं. बट दे आर बैंक, नो. क्यों? क्योंकि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम आवर सेल्स. ठीक है, वो अपने कस्टमर के पास से डिपॉजिट नहीं लेते. तो अगर आपको कहीं पे भी एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, LIC एंड सुंदरम फाइनेंस एंड श्रीराम फाइनेंस आर प्रोवाइडिंग अ लोन, स्टिल दे आर नॉट बैंक, स्टिल दे आर नॉट कंसिडर एज अ बैंक. रीजन बिहाइंड, क्यों उसे बैंक कंसिडर नहीं किया जाता, तो रीजन क्या है, बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट. क्या LIC आपसे डिपॉजिट लेती है, वो प्रीमियम लेती है आपसे, लेकिन वो डिपॉजिट नहीं लेती. ठीक है, एंड इन द सेम वे LIC और बाकी के सारे जो आपके यहाँ पे दूसरे जो है श्रीराम फाइनेंस है, सुंदरम फाइनेंस है, वो आपको लोन देंगे. ठीक है, वो आपको व्हीकल लोन देंगे, लेकिन वो आपसे डिपॉजिट नहीं लेते. बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे आर नॉट कंसिडर एज अ बैंक. ठीक है, तो कोई भी एक अगर कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो बैंक नहीं होगी. दे टू नॉन एज एन बैंक यू मस्ट परफॉर्म बोथ द फंक्शंस. ठीक है, आपको ये दोनों काम होने चाहिए. आपको डिपॉजिट भी लेना है और लैंडिंग ऑफ फंड्स भी आपको देने हैं, आपको लोन भी देनी है. ठीक है, तो वो सारे क्या हैं आपके, आपको एक बैंक कंसिडर करने के लिए ये दो चीजें होनी जरूरी है. तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई LIC है, सुंदरम फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है. ठीक है, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको लोन देते हैं, लैंडिंग ऑफ फंड्स करते हैं, बट दे डू नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. तो इसलिए वो बैंक नहीं है. तो ये क्वेश्चन 1 मार्क का आपका एग्जाम में आ सकता है, तो इस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना है. ओके, उसके बाद है मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक. मीनिंग ऑफ commercial bank. A commercial bank is financial institutions which perform the functions of, ठीक है,
एक ऐसे इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो परफॉर्म करती है कौन से फंक्शन, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड एडवांसिंग लोन टू द पब्लिक विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए जो बैंक पब्लिक को लोन देती है, ऐसी बैंक को हम क्या कहेंगे, कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक जो कॉमर्शियल बैंक होती हैं वो क्या करती हैं, जो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो ज्यादा चार्ज करती हैं। ठीक है, सपोज आई हैव मनी, आई हैव अकाउंट विथ आईसीआईसीआई। ठीक है, मेरा अकाउंट जो है आईसीआईसीआई बैंक के साथ है और मेरा अमाउंट जो डिपॉजिट है अभी मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में वो 1 लाख रुपीज है। ठीक है, तो उसके ऊपर वो मुझे कितना इंटरेस्ट रेट देगी, ज्यादा से ज्यादा सेविंग अकाउंट के ऊपर मुझे 4%, मुझे 4 से 6.5%, मैक्स टू मैक्स 6.5% वो मुझे इंटरेस्ट रेट देगी। ठीक है, तो ये मुझे इंटरेस्ट रेट बैंक मुझे दे रही है, तो ये क्या होगी, मेरी इनकम होगी। ठीक है, अगर सपोज मैंने ही आईसीआईसीआई बैंक से 1 लाख रुपए की लोन ली है, यहाँ पे ये 1 लाख रुपए मेरे डिपॉजिट है और ये 1 लाख रुपए की मैं लोन ले रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरी लोन है, तो इसके ऊपर बैंक मुझे पर्सनल लोन के ऊपर कितना मिनिमम चार्ज करती है, 12 to 18% चार्ज करती है बैंक मेरे से। ठीक है, 12 to 18%। तो जब बैंक, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, कौन सी बैंक, कॉमर्शियल बैंक जब प्रोवाइड करती है फंड आपको, जब आपको लोन देती है, एट द टाइम दे चार्ज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, and when you are depositing fund with your bank then they will give you a lower interest rate। वो आपको क्या देगी, कम इंटरेस्ट रेट। तो डिफरेंस बिटवीन दिस विल बी द प्रॉफिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा कॉमर्शियल बैंक का। तो जो लोन होगा, जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगी विल बी हायर देन द इंटरेस्ट रेट विच इज बैंक गोइंग टू गिव यू ऑन योर डिपॉजिट। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट रेट होगा वो हायर होगा, जो आपकी डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक का जो है ये प्रॉफिट होगा इन दोनों के बीच में, डिपॉजिट के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन विल ऑलवेज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ठीक है, तो आपकी डिपॉजिट के हिसाब से आपकी जो लोन लोगे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक वो बहुत ही ज्यादा होगा कंपेयर टू आपकी डिपॉजिट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो ये जनरली कॉमर्शियल बैंक का, आपको एक बार फिर से बता दूं, जनरली ये आपकी ये जो है आपके सिलेबस में नहीं है, इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेडिट क्रिएशंस। ठीक है, तो एक फिर भी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये कर रहे हैं, तो आपको ये पता चल गया। ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस इन योर क्लास 12th ऑल्सो, सॉरी 11th ऑल्सो। ठीक है, तो हमने वो 11th में भी कंप्लीट कर लिया, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे। तो ये है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है आपको पता चल गया। तो अगर कुछ एग्जांपल देना है कौन कौन सी कॉमर्शियल बैंक है, तो जैसे कि SBI हो गई, ICICI हो गई, HDFC हो गई। ठीक है, HDFC हो गई, PNB हो गई, वो सारी बैंक क्या है, कॉमर्शियल बैंक है। दे परफॉर्म द फंक्शंस विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। वो कोई भी काम करते हैं तो किसके लिए करते हैं, विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। So every commercial bank will perform the functions with the aim of earning profit. Now today's main topic is functions of commercial bank, which we already have done in class 11, but still हम जो है एक स्पीड क्विक रिविजन्स कर लेंगे फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो सबसे पहला फंक्शंस अभी हमने जो पढ़ा वो क्या है, सबसे पहला फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। सपोज आई हैव अ बैंक अकाउंट विद द ICICI बैंक, देन वेन एवर आई वॉन्ट टू डिपॉजिट माई फंड विद द बैंक, बैंक विल एक्सेप्ट इट। ठीक है, बैंक क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। तो अगर मेरा अकाउंट जो है, ये डिपॉजिट जो है जनरली 3 टाइप की हो सकती है। ठीक है, ये डिपॉजिट जो है जनरली 3 टाइप की हो सकती है। तो मेरा अकाउंट जो है करंट अकाउंट हो सकता है। ठीक है, मेरा अकाउंट जो है करंट अकाउंट हो सकता है, तो उसमें अगर मैं करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराऊंगा तो वो कौन सा डिपॉजिट होगा, करंट अकाउंट डिपॉजिट। अगर मेरा सेविंग अकाउंट है तो वो कौन सा डिपॉजिट होगा, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। और अगर मेरा फिक्स अकाउंट डिपॉजिट है तो वो मेरा डिपॉजिट कहाँ होगा, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो इन सभी के ऊपर कुछ ना कुछ अलग अलग बैंक की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो मैं आपको क्विक बता दूं। तो करंट अकाउंट डिपॉजिट मतलब क्या है, दीज आर द पेएबल ऑन डिमांड। सपोज मेरा करंट अकाउंट है तो मैं जब भी मैं डिपॉजिट, कुछ भी मैंने डिपॉजिट करवाया है तो मुझे जब भी पैसा, वो पैसा चाहिए करंट में से। सपोज मेरे करंट अकाउंट में जो है 1 लाख रुपए पड़े हैं। ठीक है, तो ये मुझे 1 लाख, जब भी जितना भी मुझे 1 लाख चाहिए तो वो पूरा का पूरा ऑन द स्पॉट
बैंक विल पे मी, रिपे मी ऑन माई डिमांड। जब भी मैं डिमांड करूंगा बैंक विल रिपे मी 1 लाख रुपीज, ठीक है। सेविंग अकाउंट में भी अगर मेरा 1 लाख पड़ा है तो वो मुझे 1 लाख रुपए ऑन डिमांड रिपे तो करेगी, लेकिन वहां पे क्या होगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे कि जैसे कि भाई बैंक के कुछ रूल्स होते हैं कि यू कैन नॉट विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम योर सेविंग अकाउंट, ठीक है। आप टोटली एक साथ बहुत ज्यादा पैसा जो है अपने सेविंग अकाउंट से नहीं विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपको रिपे तो करेगी बैंक, बट विद सम रिस्ट्रिक्शन, बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस कम होंगे लेकिन बहुत ही कम होंगे, तो बैंक विल रिपे यू, ठीक है, बट विद द माइनर रिस्ट्रिक्शंस। और फिक्स डिपॉजिट में क्या होगा, यू कैन नॉट विड्रॉ द मनी अंटिल द मैच्योरिटी पीरियड इज ओवर। सपोज अगर आपने 5 ईयर्स के लिए आपने जो है 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए हैं, तो यू कैन नॉट विड्रॉ बिफोर 5 ईयर्स, यू कैन विड्रॉ दोस मनी आफ्टर द 5 ईयर्स ओनली, एंड इफ यू स्टिल वांट टू विड्रॉ देन you have to pay the penalties. You will not receive any interest on your deposit, but you have to pay the penalties if you want to withdraw the money before the maturity period in your fixed account deposit, ठीक है। अगर आपका फिक्स अकाउंट है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, मेच्योरिटी की वेट करनी पड़ेगी, until and unless you cannot withdraw the money from your bank, ठीक है। तो ये हो गई मीनिंग, जनरल मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो करंट अकाउंट पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। यू विल नॉट रिसीव एनी इंटरेस्ट, तो नो इंटरेस्ट, ठीक है। यहां पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने करंट अकाउंट आपका है बैंक में, तो यू विल नॉट रिसीव एनी इंटरेस्ट ऑन योर करंट अकाउंट। तो यहां पे आपको कोई भी इंटरेस्ट, बैंक जो है आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं देगी नहीं। 1 लाख रुपए आप जो भी डिपॉजिट है वो बैंक के पास पड़ा रहेगा, बट यू विल नॉट रिसीव दी एनी इंटरेस्ट ऑन योर डिपॉजिट विद द करंट अकाउंट, ठीक है। सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बट वेरी लेसर देन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया, बैंक विल गिव यू 4% to 6.5% मैक्सिमम, ठीक है। 4% से 6.5% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो भी बहुत ही मिनिमम, कोई भी बैंक इतना ज्यादा नहीं देती, जनरली 4% ही होता है। तो सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बट इट विल बी अ वेरी लो, ठीक है, वो बहुत ही कम होगा। और फिक्स इंटरेस्ट के ऊपर आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू विड्रॉ दोस मनी फॉर द 5 ईयर्स फॉर अंटिल द मेच्योरिटी पीरियड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट जो होगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो होगा वो क्या होगा, हायर मिलेगा, ठीक है। सेविंग से जनरली इंटरेस्ट रेट जो है वो 9% से 10% तक होता है। जनरली फिक्स अकाउंट डिपॉजिट के ऊपर 9 to 10% तक आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है। तो ये आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा फिक्स में। करंट अकाउंट पे कुछ भी नहीं मिलेगा, सेविंग अकाउंट में बहुत ही कम मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट में बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है कौन यूज करता है, ठीक है, यूजर्स कौन होते हैं। तो जनरली बिजनेसमैन ही ये जो अकाउंट जो होते हैं, जो बिजनेस यूनिट होता है उसी का करंट अकाउंट खुलता है, ठीक है। तो बिजनेसमैन जनरली यूज द करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे कौन यूज करेंगे, तो जैसे कोई भी इंडिविजुअल है जो हाउस होल्ड हो, जो जॉब करता हो, ठीक है, जो घर का किसी हाउस वाइफ का हो, किसी भी इंडिविजुअल, और कोई भी एक छोटी सी फार्म हो, वो सारे इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड फार्म्स आर यूज द सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम होगा, हाउस होल्ड और छोटी सी कोई भी फार्म्स, ठीक है, वो फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो वो सारे यहाँ पे यूजर्स हैं। तो इस तरीके से आपको ये समझना है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट में 3 है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो इस हिसाब से वहां पे करंट अकाउंट में आपको जो है विड्रॉल लिमिट जो होगी कुछ भी नहीं होगी, यू कैन विड्रॉ ऑल योर बैलेंस विद द करंट अकाउंट ऑन योर ऑन डिमांड, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे और यहाँ पे पूरे रिस्ट्रिक्शन होंगे, यू कैन नॉट विड्रॉ। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बिजनेसमैन यूज करते हैं, हाउस होल्ड और फार्म्स जनरली यूज करते हैं, और यहाँ पे भी हाउस होल्ड और फार्म्स यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है एडवांसिंग अ लोन। एडवांसिंग अ लोन, अब मतलब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि भाई एवरी बैंक हैज टू मेंटेन सम रिजर्व्स, ठीक है। एवरी बैंक हैज टू मेंटेन सम रिजर्व, ठीक है। कुछ रिजर्व जो है बैंक को रखने पड़ते हैं अपने पास, CRR और बाकी के जो भी हैं SLR, वो सारे रिजर्व जो है, रेशियो जो है रखने पड़ते हैं। उस रिजर्व रखने के बाद अगर बैंक के पास कुछ ज्यादा पैसा है तो बैंक कैन गिव देम अ लोन एंड अर्न अ प्रॉफिट एंड चार्ज इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये दूसरा फंक्शन है, आफ्टर द सर्टेन पार्ट ऑफ कैश रिजर्व्स बैंक विल गिव एक्स्ट्रा मनी टू द जनरल पब्लिक एज एन लोन एंड विल चार्ज इंटरेस्ट रेट फ्रॉम देम, ठीक है। तो वो क्या हुई, एडवांसिंग अ लोन।
प्रोवाइडिंग अ लोन, अगर किसी भी इंडिविजुअल्स को लोन की जरूरत है तो बैंक क्या देगी, लोन देगी। ठीक है, तो जनरली लोन जो है इस टर्म में दी जाती है, कैश क्रेडिट, डिमांड क्रेडिट एंड शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन भी होती है, शॉर्ट टर्म लोन भी होती है। तो कैश क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट क्या होता है कि आपको जो है एक लिमिट दी जाती है बैंक के थ्रू कि भाई आपको कुछ पैसों की जरूरत है तो हम आपको यूज करने देंगे, बट विद द गारंटी बैंक विल आस्क यू सम कोलेट्रल फ्रॉम यू। बैंक जो है आपसे कोलेट्रल चार्ज करेगी। मैं आपको एग्जांपल दूं कि सपोज यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन। ठीक है, आप मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरर हैं। ठीक है, तो आपको आपके पास जो है रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है 1 लाख का। ठीक है, आपके पास फिनिश गुड हैं। ठीक है, आपके पास फिनिश गुड्स हैं 5 लाख के। तो आपको जो पैसा चाहिए डे टू डे रूटीन बिजनेस चलाने के लिए, जैसे कि इंडिविजुअल्स की सैलरी देनी है, आपको लेबर की सैलरी देनी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, तो जो डे टू डे आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको पहुंचने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बैंक विल गिव यू अ लोन। ठीक है, आपको कैश देगी, ठीक है, लोन देगी, और अगेंस्ट दे विल आस्क दिस सिक्योरिटीज, ये सिक्योरिटीज आपसे ले लेगी। रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स जो है उसका इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपके पास पड़ी है तो वो कंपनी जो है वो आपके पास से ले लेगी। ठीक है, तो बैंक जब लोन प्रोवाइड करती है टू मैच अप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसको पहुंचने के लिए जब बैंक आपको लोन देती है उसे हम क्या कहते हैं, कैश क्रेडिट। ठीक है, बट बैंक विल आस्क यू सम कोलेट्रल, बैंक जो है आपसे ये कोलेट्रल मांगेगी। फिनिश गुड हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, मशीनरीज हो सकती है, कुछ भी बैंक आपसे कोलेट्रल मांगेगी, तो इसे कहते हैं कैश क्रेडिट। ठीक है, इसे कहते हैं कैश क्रेडिट। तो उसके बाद है डिमांड क्रेडिट। तो लोन कैन बी रिकॉल्ड ऑन द डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। ऐसी लोन जो रिकॉल की जाती है बैंक के द्वारा, रिकॉल बाय बैंक एट एनी टाइम, तो ऐसी लोन को हम क्या कहेंगे, डिमांड क्रेडिट। मतलब बैंक को जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो बैंक विल आस्क टू देयर अकाउंट होल्डर एंड अकाउंट होल्डर हैज टू रिपे देयर लोन अमाउंट। तो ऐसी लोन को हम कहते हैं डिमांड क्रेडिट। ठीक है, और उसके बाद शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म क्या है, गिवन एज पर्सनल लोन और एनी एडवांसेस एज अ प्रायोरिटी सेक्टर्स। ठीक है, जनरली जो हम 2-3 साल के लिए लेते हैं, ठीक है, 2-3 ईयर्स के लिए जो हम जनरली बैंक से लोन लेते हैं एज एन पर्सनल लोन है, तो ऐसी लोन्स को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, तो अब इसके जो हैं यूजर्स कौन होंगे, तो यूजर्स यहाँ पे कौन होंगे, मैन्युफैक्चरर होंगे, कोई भी प्रोड्यूसर होगा, ट्रेडर होगा, ठीक है, कोई भी होलसेलर होगा या फिर मैन्युफैक्चरर होगा, वो सारे कौन होंगे, ये कैश क्रेडिट यूज करेंगे। यहाँ पे ये कौन यूज करते हैं, तो सिक्योरिटी ब्रोकर्स, यहाँ ये कौन होंगे, सिक्योरिटी ब्रोकर्स। ठीक है, और यहां पे कौन होंगे, हाउस होल्ड होंगे, जनरल इंडिविजुअल होंगे, फार्म्स होंगी। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेंगे वो। ओके, तो ये है यहां पे। तो यहां पे क्या होगा, इसकी जो है मैच्योरिटी पीरियड जो है नो स्टेटेड मैच्योरिटी, मतलब कोई भी मैच्योरिटी डिसाइडेड नहीं होती। यहाँ पे भी सेम चीज होगी, नो स्टेटेड मैच्योरिटी। यहाँ पे जो होगा वो अमाउंट जो होगा, शॉर्ट टर्म लोन जो होगा वो जनरली 2 to 3 ईयर्स होगी। ठीक है, उसके विद इन इंडिविजुअल हैज टू रिपे दी लोन विद द इंटरेस्ट। ठीक है, इंडिविजुअल्स को इंटरेस्ट के साथ लोन रिपे करनी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। इस तरीके से जनरली बैंक जो है लोन प्रोवाइड करती है जनरल पब्लिक। So this way a commercial bank give a loan to the general public in form of cash credit, in form of demand credit, in form of short term loan, in form of long term loan। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक जो है will provide a loan to general public। और बैंक कब प्रोवाइड करेगी, आफ्टर मेंटेनिंग सम रिजर्व्स, रिक्वायर्ड रिजर्व्स। ठीक है, अगर उसके बाद कुछ जो भी पैसा बचता है वही पैसा जो है बैंक कैन गिव एज एन लोन। ठीक है, उसके बाद जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। अब ये ओवरड्राफ्ट क्या है वो मैं आपको समझाऊं। तो ओवरड्राफ्ट मतलब सपोज यू हैव मेंटेन्ड 1 लाख रुपीज इन योर बैंक अकाउंट फॉर लास्ट 3 मंथ्स। ठीक है, आपकी बैंक में लास्ट 3 महीने से जनरली 1 लाख रुपए तो बैंक में होता ही है आपका अकाउंट। तो दैट मीन्स यू हैव एन वेरी गुड रिलेशन विद द बैंक। ठीक है, आपके यू आर द वेरी गुड लॉयल कस्टमर ऑफ द बैंक। आप जो है बहुत ही अच्छे कस्टमर्स बन गए इफ यू आर मेंटेनिंग दिस अमाउंट विद द बैंक।
ठीक है। आपका अगर मंथली या फिर जो भी 3 मंथ से एवरेज जो है, हर दिन आपके जो है ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हर दिन आपके बैंक में पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं, तो इस हिसाब से आपके ट्रांजेक्शन जो है बैंक के बहुत हो रहे हैं और बहुत अच्छे से हो रहे हैं, ठीक है। और यू आर मेंटेनिंग मिनिमम 1 लाख रुपीज एवरी डे इन योर बैंक अकाउंट। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव 1 लाख रुपीज इन योर बैंक। तो इस तरीके से आपके मेंटेनेंस होने की वजह से यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड कस्टमर्स ऑफ बैंक। तो बैंक क्या करेगी, बैंक विल ओपन द लिमिट, लेट्स से कि भाई 40,000 विल बी गिवन यू ओवरड्राफ्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक जो है आपको ओवरड्राफ्ट देगी 40,000 का, कि भाई आपने बहुत अच्छा बैंक के साथ रिलेशन है, यू आर डूइंग वेरी गुड विद द बैंक्स। तो एज यू हैव एन वेरी गुड ट्रांजेक्शन विद द बैंक, बैंक विल प्रोवाइड द फैसिलिटीज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज क्या होगी कि सपोज अभी मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं या फिर मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, ठीक है। सपोज अभी मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं और बैंक ने मुझे 40,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज दी हुई है। तो इन केस इफ आई रिक्वायर्ड फॉर 5,30,000, ठीक है, अभी मुझे पेमेंट करना है 5,30,000। इन केस आज के हिसाब से मुझे पेमेंट करना है 5,30,000 एंड आई हैव एन बैंक बैलेंस दैट इज 5 लाख ओनली। तो जब अगर बैंक ने मुझे ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी हुई है तो मैं यहां से किसी भी इंडिविजुअल्स को 5,30,000 का पेमेंट कर सकता हूं, बावजूद कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 5 लाख हो। क्यों? क्योंकि बैंक जो है वो मुझे प्रोवाइड फैसिलिटी कर रही है, कौन सी, 40,000 की जो है वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। तो दैट मीन्स आई कैन ड्रॉ अ चेक मोर देन अमाउंट विथ माई बैंक, ठीक है, विथ माई बैंक अकाउंट। जो भी मेरे पास बैंक अकाउंट में पैसे हैं उससे भी ज्यादा पैसों का मैं जो है चेक लिख सकता हूं अगर बैंक ने मुझे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी हुई है। तो यहाँ पे अगर मुझे 5,50,000 का अगर पेमेंट करना हो तो मैं ये चेक नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि मुझे जो है 40,000 ही बैंक जो है वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रही है। तो आई कैन ड्रॉ अ चेक मैक्सिमम ऑफ रुपीज 5,40,000, ठीक है। तो मेरे अकाउंट में 5 लाख होने के बावजूद भी मेरा चेक जो है 5,40,000 का चेक जो है चलेगा। तो इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ये फैसिलिटीज, ये फंक्शंस भी है एक बैंक का, कॉमर्शियल बैंक का, कि दे विल प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज टू देयर कस्टमर्स हु हैव अ करंट अकाउंट विद द बैंक, ठीक है। तो ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द इंडिविजुअल हु हैव अ सेविंग अकाउंट विद द बैंक। ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सेविंग अकाउंट वाले को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये होती है ओवरड्राफ्ट। तो बैंक हैज अ फंक्शंस, one of the functions that providing a overdraft facility to their current account holder, ठीक है, ओके। उसके बाद है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है आपको पता है कि व्हेन बायर एंड सेलर्स, ठीक है, बायर एंड सेलर ये दो इंडिविजुअल्स होते हैं कोई भी ट्रेड में। तो सपोज बायर के पास अभी पैसे ना हैं, ठीक है, बायर के पास अभी पैसे नहीं है, तो सेलर क्या करता है, उनसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है लिखवा लेता है कि भाई आई विल पे यू 30,000 रुपीज दैट गुड्स ही हैज बाय, वर्थ ऑफ गुड्स बायर एज बाय। तो सेलर क्या करेगा, ये 30,000 रुपए का एक बिल ऑफ एक्सचेंज इनसे साइन करके ले लेगा, ये लिख के देगा कि आई विल पे मिस्टर ए हु इज अ सेलर वर्थ रुपीज 30,000 विद इन 3 months ऑफ पीरियड, ठीक है, 3 मंथ में मैं इसे 30,000 पे कर दूंगा, ये बायर लिख के देगा। तो इफ सेलर रिक्वायर अमाउंट in between the 3 months, ठीक है, before the 3 months, what seller will do, seller will go to the bank, deposit bill of exchange with the bank and bank will give him 30,000 रुपीज टू द सेलर। वो 30,000 रुपये जो है सेलर को दे देगी। तो बायर क्या करेगा, बायर जब 3,000 रुपये 3 महीने हो जाएंगे तब बायर विल पे दिस 30,000 टू द बैंक इंस्टेड ऑफ द सेलर। तो ये काम भी क्या करता है, बैंक जो है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिस्काउंट करके देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कैश में कन्वर्ट कर देता है। तो बायर एंड सेलर्स बोथ विल बेनिफिटेड, ठीक है, बायर और सेलर्स को दोनों को बेनिफिट होगा, ओके। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। तो जनरली अभी आप देखोगे तो बैंक के हर एक इंडिविजुअल, हर एक बैंक के एक सिक्योरिटीज, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है तो आईसीआईसीआई लाइफ, प्रूडेंशियल और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपके बिहाफ के ऊपर शेयर परचेस करते हैं, ठीक है। तो जो भी रिजर्व है बैंक के पास,
बैंक क्या करेगी, बैंक विल इन्वेस्ट इनटू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और प्राइवेट सिक्योरिटीज और एनी बॉन्ड, ठीक है, वो शेयर मार्केट में कहीं पे भी इन्वेस्ट करेगी जहां से वो पैसे कमा सके। सपोज बैंक के पास, बैंक जो है इतनी ज्यादा लोन भी जनरेट नहीं कर पा रही है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट से इनकम नहीं होगी, तो जो भी बैंक के पास पैसा होगा वो बैंक क्या करेगी, कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करेगी ताकि उनको पैसा मिले, ताकि बैंक को भी इनकम हो। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड वो भी एक कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद है एजेंसी फंक्शंस ऑफ द बैंक। तो एजेंसी फंक्शंस ऑफ द बैंक, सपोज आई हैव अकाउंट विद आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, मेरा अकाउंट जो है आईसीआईसीआई बैंक के पास है, तो अगर मैं किसी के इंडिविजुअल्स के पास से पैसे मुझे लेने हैं तो मैं उन्हें क्या करूंगा, प्लीज डिपॉजिट दिस अमाउंट इन माय दिस अकाउंट नंबर, ठीक है। सपोज मैं हूं, ठीक है, मेरा आईसीआईसीआई में अकाउंट है, मुझे जो है इंडिविजुअल ए जो रहता है भुज में, ठीक है, और या फिर जो रहता है मुंबई में, ठीक है, वो रहता है मुंबई में, मुझे उससे लेने 10,000 रुपए, तो मैं वहां मुंबई तो जाऊंगा नहीं 10,000 के लिए, तो मैं क्या कहूंगा, इसको मैं अपने अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगा ए को और कहूंगा कि भाई आप जो है ये 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। तो ये ए जाएगा आईसीआईसीआई बैंक में मुंबई की और वहां पे मेरे हिसाब, मेरे पैसे जो है वो डिपॉजिट कर देगा। तो उससे क्या होगा, उससे जो होगा वो पैसा, आईसीआईसीआई बैंक जो है मेरे लिए पैसा लेती है, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक विल कलेक्ट दिस मनी फ्रॉम मिस्टर ए ऑन बिहाफ ऑफ मी, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एजेंसी फंक्शंस हुआ, ठीक है। और उसके अलावा सपोज इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, तो बैंक विल एक्सेप्ट दी डिविडेंड, ठीक है, बैंक वो जो भी होगा वो टोटली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही होंगे, मुझे शेयर के डिविडेंड मिल रहा होगा या फिर शेयर में सेल कर रहा हूं तो जो मुझे पैसे आएंगे, तो वो पैसे मेरे मुझे कैश में नहीं आएंगे, दे विल ट्रांसफर इनटू माय बैंक, तो बैंक विल एक्सेप्ट दोस मनी। तो वो सारे क्या है, मेरे बिहाफ के ऊपर काम कर रही है, बैंक जो है वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ मी, ठीक है, बैंक इन दिस केस वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ मी। तो वो क्या हुआ, एजेंसी फंक्शंस ऑफ बैंक, वो क्या हुआ, एजेंसी फंक्शंस ऑफ बैंक। और उसके बाद जो है लास्ट वन जो है वो है मिसलेनियस फंक्शंस। मिसलेनियस फंक्शन मतलब अदर फंक्शंस, बाकी के फंक्शंस। तो जैसे कि बैंक मुझे जो है लॉकर रूम की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, बैंक जो है ट्रैवलर्स चेक इश्यू करके दे रही है, ठीक है, बैंक जो है अंडर राइटिंग एक्टिविटीज फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी के लिए कर रही है। जैसे कि भाई हमने पढ़ा था कि भाई अंडर राइटर्स क्या करते हैं कि भाई जो शेयर कंपनी या जो शेयर इश्यू करती हैं तो उसके लिए बैंक कभी कभी अंडर राइटर का फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज में अगर मुझे मेरे पास डॉलर हैं तो उसको मुझे रुपीस में कन्वर्ट करना है तो बैंक विल हेल्प यू आउट। तो ये सारे फंक्शंस हैं मिसलेनियस फंक्शंस, ठीक है। तो विद दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो लेक्चर। तो फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपका आज का जो होमवर्क है वो है फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, आपको लिखने हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू गो विद द क्रेडिट क्रिएशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे होम।